दुनिया की कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें परफेक्टली एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती। हर मेजरमेंट की कुछ अनसर्टेनिटी होती है और कैसे इन अनसर्टेनिटी को हैंडल करना है यही फिजिक्स को साइंटिफिक बनाती है। तो फर्स्ट है नो मेजरमेंट इज एग्जैक्ट, हर मेजरमेंट का एरर रेंज होता है। दूसरा, एरर मतलब मिस्टेक नहीं होती, ये ध्यान देने की बात है। का एरर आ रहा है मतलब आप गलती नहीं कर रहे हो। एरर होता है क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ लिमिटेशन है, ह्यूमंस की कुछ लिमिटेशन है, या फिर नेचर के ऐसे रूल्स है जिसके लिए आप किसी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एरर 3 टाइप के होते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। सिस्टमेटिक एरर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जर्वर और एनवायरनमेंट। और ये सिस्टमेटिक एरर सेम डायरेक्शन में होती है। जैसे आपकी वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जीरो मैच नहीं कर रही है, तो वो सिस्टमेटिक एरर हो गई। रैंडम एरर अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन के कारण होती है, इसे हम अकाउंट में नहीं ले सकते हैं ये, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल होती है। ग्रॉस एरर्स ये केयरलेसनेस के कारण या मिसरीडिंग के कारण होती है। तो मेन 3 तरह की एरर्स हो गई। तो एरर हमारा जनरली होता है ए ऑफ मेजर्ड माइनस ए ऑफ ट्रू। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें एरर देती है। ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, ये हमारी जो आनी चाहिए वो ट्रू वैल्यू है। वैल्यू हमें मिली है और जो आनी चाहिए उनकी सब्ट्रैक्शन हमें एरर देती है। तो एरर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है एब्सोल्यूट एरर। ये हो गया डेल्टा ए मतलब ए में कितना एरर है इज इक्वल टू ए आई माइनस ए मीन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ए मीन, ए आई हमारी ith नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है और ए मीन हमारी सारे मेजरमेंट की मीन वैल्यू है। तो मीन क्या होता है, ए मीन हो गई सम ऑफ ए आई बाय एन। अगर हम 4 एक्सपेरिमेंट लिए जिसकी वैल्यूज आई 5, 6, 4, 8, तो ए आई ये A1 हो गई, ये A2, A3, A4 और ए मीन क्या हो गई, सबको ऐड कर देंगे 5 + 6 + 4 + 8 बाय नंबर ऑफ आइटम्स 4, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी मीन हो गई। तो एब्सोल्यूट एरर होती है ए ऑफ आई ith मेजरमेंट माइनस ए ऑफ मीन, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या हुआ, अगर हमारा वैल्यू 5 है तो 5 हो गया, अगर -5 है तो भी 5 हो गया। ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया। दूसरे टाइप की एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ए आई माइनस ए मीन बाय एन। ये हमारी हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से ही क्लियर है, जो एब्सोल्यूट एरर था उसका मीन ले लिया जाएगा। तो मीन क्या होते हैं, सबकी समेशन बाय एन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया हमें। थर्ड है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को कहते हैं डेल्टा ए बाय ए, मतलब ए में जितना एरर है बाय ए की जो वैल्यू है उसे कहते हैं रिलेटिव एरर। फोर्थ है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हो गई सेम जो रिलेटिव एरर थी, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर हो गई। मान लीजिए लेंथ हमने मेजर किया, मेजरमेंट लिया हमने 12.2, 12.1, 12.3, 12.4, ये हमने लेंथ मेजर किया, ये सारे सेंटीमीटर्स में है। तो हमारा मीन क्या हो गया, सबको ऐड कर देंगे बाय 4 कर देंगे, तो ये हमें मिलता है 12.25 सेंटीमीटर। ये हमारा मीन हुआ। अब एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, फर्स्ट का क्या होगा, ये माइनस ये का मॉड, ये माइनस ये का मॉड, तो 0.05, ये माइनस ये का मॉड 0.15, ये माइनस ये का मॉड 0.15, ये माइनस ये का मॉड 0.05। ये हमारी एब्सोल्यूट एरर्स भी A1, A2, A3, A4। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, डेल्टा ए मीन, सबको चारों को ऐड कर देंगे बाय 4 कर देंगे क्योंकि N4 है, तो हमारा आता है 0.1 सेंटीमीटर। रिलेटिव एरर क्या हुई, जो हमारी एरर आई बाय ए, तो 0.1 हमारी डेल्टा ए मीन आई थी,
बाय ए मीन कितनी आई थी 12.25, ये हमारी हो गई रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये समवेयर अराउंड 0.8% आती है। तो आपके रीडिंग्स क्लोज दिख रहे थे लेकिन फिर भी वो परफेक्ट नहीं है। तो रियल क्वेश्चन है आप कितने गलत हो सकते हो फिर भी कौन नज़र आ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर मतलब क्या होता है, जब भी हम मेज़र करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम मेज़र करते हैं लेंथ, मास, टाइम, जो भी क्वांटिटीज़ मेज़र कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अनसर्टेनिटीज़ होगी, एरर होगी। अब जब हम इन्हीं क्वांटिटीज़ को फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, जैसे हमें लेंथ है तो हमें एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, या टाइम और लेंथ से हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो जो हमारा एरर था इंडिविजुअल, जो लेंथ में एरर था, मास में एरर था, टाइम में एरर था, वो कंबाइन कर जाएगी और चाहे तो श्रिंक करेगी या ग्रो करेगी और प्रोपोगेट करेगी। मतलब हमारे फाइनल रिजल्ट्स में ये इंडिविजुअल एरर्स कंबाइन करके आएगी। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब वो कैसे अनसर्टेनिटीज इन इंडिविजुअल मेजरमेंट प्रोपोगेट करता है एरर इन फाइनल वैल्यू। तो मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं ए और बी, और Q है हमारा Q इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये फर्स्ट है। मतलब Q ए और बी के सम पे डिपेंड करता है। तो अब इसमें कुछ एरर होगा, ए में कुछ एरर होगा, बी में कुछ एरर होगा, इसके कारण से Q में कुछ एरर होगी। तो Q प्लस डेल्टा Q जो फाइनल Q में एरर आएगा, ये इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। ए में डेल्टा ए चेंज एरर है, बी में डेल्टा बी एरर है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो गया Q प्लस डेल्टा Q। अब Q क्या था हमारा, A प्लस बी था, तो डेल्टा Q क्या हो गया, डेल्टा A प्लस डेल्टा बी। ये हमारा हो गया प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स जब हमारे क्वांटिटीज़ का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब हुआ क्या, अगर A में डेल्टा A एरर हो रहा है, B मेजरमेंट में डेल्टा B एरर हो रहा है, तो Q में डेल्टा A प्लस डेल्टा B एरर होगी। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन में जब रहेगा Q इज इक्वल टू A इंटू बी, जब हमारा क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में होगा तो एरर कैसे प्रोपोगेट होगा, सेम वे करेंगे, Q प्लस डेल्टा Q, A प्लस डेल्टा A, B प्लस डेल्टा B, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब यहाँ पे हमारा डेल्टा ए डेल्टा बी टर्म जो है बहुत छोटा है इन सब टर्म्स के मुकाबले में, क्योंकि जैसे ए की वैल्यू अगर है 5 मीटर तो उसमें एरर होगा 5 मिलीमीटर, बी की वैल्यू है 3 मीटर, इसमें एरर हो गई 0.1 मिलीमीटर। तो इन दोनों को जब एरर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर, तो ये बहुत छोटी वैल्यू देगी हमें इन तीनों के कंपैरिजन में, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब इसे इसके साथ इक्वेट करते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। इसे हम Q से डिवाइड करते हैं बाई Q, इस साइड भी Q की वैल्यू ए बी थी तो बाई ए बी, इधर भी बाय ए बी, बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये डेल्टा Q बाय Q हो गई। जब हमारा दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो एरर कैसे प्रोपोगेट करती है, उनकी रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है। रिलेटिव एरर ऑफ द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ईच क्वांटिटी। अब हम थर्ड देखेंगे, Q इज इक्वल टू A बाई बी। दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डिवीजन में है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग लगा देते हैं, ln Q इज इक्वल टू ln A माइनस ln B। क्या होता है लॉग का नियम, लॉग में होता है ln ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू ln A प्लस ln B होती है, और ln ऑफ
a डिवाइडेड बाय b होती है ln a माइनस ln b। यहाँ वही हमने लगाया, ln ऑफ q इक्वल टू ln a बाई b थी, तो ln ऑफ a माइनस ln b हो गई। तो इसे अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट हम किसी आर्बिट्री वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो सपोज वेरिएबल k के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि a हमारा मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, किसी भी रेस्पेक्ट में हो सकता है ना, तो हम आर्बिट्री वेरिएबल k के फॉर्म में करते हैं। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/q dq बाई dt इज इक्वल टू dq बाई dk इज इक्वल टू 1/a dA बाई dk माइनस 1/b dB बाई dk। अब dk से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, dq बाई q इज इक्वल टू dA बाई a माइनस dA माइनस dB बाई b। अब हमारा dq क्या है, स्मॉल चेंज इन q, तो ये हमारा dq एरर हो गया। तो अगर इसे हम एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा डेल्टा q बाई q इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a। यहाँ पे प्लस हो साइन हो जाएगा डेल्टा b बाई b, इसीलिए प्लस ले रहे हैं क्योंकि हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं और हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें साइन से मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है कि एक क्वांटिटी में कितना एरर आ रहा है, दूसरे में कितना आ रहा है, सबको ऐड कर दे रहे हैं हम। तो ये भी हो गया रिलेटिव एरर का सम। और फोर्थ हम देखेंगे q इज इक्वल टू, अगर a टू द पावर n है, क्योंकि हमें एरिया वॉल्यूम ये सब भी निकालना होता है, तो उसमें पावर का गेम हो जाता है। फिर से करेंगे हम ln q इज इक्वल टू n ln a। हाँ, तो यहाँ पे ln ऑफ a टू द पावर n होती है n ln a, ये लॉग का रूल है। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आर्बिट्री वेरिएबल k से, तो 1/q dq बाई dk इज इक्वल टू n 1/a dA बाई dk। dk से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 1/q dq इज इक्वल टू n/a dA। फिर से dq हमारा वेरी स्मॉल चेंज इन q है, dA हमारा वेरी स्मॉल चेंज इन a है, तो वेरी स्मॉल चेंज अनसर्टेनिटी या एरर है, तो इसे एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखते हैं डेल्टा q बाई q इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। यहाँ n का हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। तो ये हो गई हमारी पावर फॉर्म। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर एडिशन होगी तो क्या फॉर्म होगा, डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होगी तो डेल्टा q बाई q इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। क्लियर है। अगर पावर लॉ होगी तो डेल्टा q बाई q इज इक्वल टू n की एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा a बाई a। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स में डिजिट्स होते हैं जो उसके प्रिसिशन के बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ये रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 2 3 5 0, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 2 3 5, जैसे 300, इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि 300 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। तो 0 की सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होती, बस 3 एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पे 2350 को लिख सकते हैं 2.35 × 10⁻3। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। दूसरा, जीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स है सिग्निफिकेंट। अगर हमारा ऐसा है 0 2 0 3 5, तो ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। या फिर 2.305,
तो ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तीसरा, लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास है 0.00452 तो इसमें बस 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। चौथा, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट। जैसे हमने 300 में देखा था तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं थे, ट्रेलिंग मतलब होता है जो लास्ट में आते हैं। लेकिन वही अगर रहेगा 3.00 तो ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगी, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्या क्या पढ़ा हमने? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 123 तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1.23211 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर बीच में जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, अगर सामने जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, और जब डेसिमल पॉइंट होगा, मतलब जो बाद में जीरोस आते हैं तभी सिग्निफिकेंट होगा जब पहले डेसिमल पॉइंट यूज हो चुका है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्यों पढ़ते हैं? हर मेजरमेंट का एक लिमिटेड प्रिसीजन होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है कि हम मेजरमेंट को कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रूलर है, वो 1 मिलीमीटर मेजर करता है। अगर कोई बोलेगा हम 12.35 मिलीमीटर मेजर कर लिए, वो तो मीनिंगलेस हो गया। फिर ये फॉल्स एक्यूरेसी को अवॉइड करता है। कैलकुलेशन करे और बहुत सारे डेसिमल के बाद जीरोस लगा दे, डिजिट्स लगा दे, तो वो एक मिसलीडिंग सेंस ऑफ प्रिसीजन देता है। एग्जाम्पल 2 × 3 6 होता है, अगर कोई बोलेगा 6.000 वो नॉनसेंस हुआ। फिर सिग्निफिकेंट डिजिट से एरर प्रोपोगेशन को कंट्रोल किया जाता है। टू स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक कम्युनिकेशन, साइंटिस्ट को एक कॉमन आइडिया होना चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रिसीजन की, तो इससे कन्फ्यूजन दूर हटता है। अब कैलकुलेशंस में हम सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे यूज़ करते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? रिजल्ट शुड हैव सेम डेसिमल एज लीस्ट प्रिसाइज नंबर। अगर हम 12.4 प्लस 3.85 को ऐड कर रहे हैं तो हम जनरली क्या कर देते हैं, इसे लिख देते हैं 16.25, पर ये गलत है हमारा, क्योंकि रिजल्ट में सेम डेसिमल होना चाहिए जितना लीस्ट प्रिसाइज नंबर के पास है। लीस्ट प्रिसाइज नंबर 12.4 है, तो यहाँ पे 16.3 होगा। ये राउंड ऑफ करके इसे यूज़ कर रहे हैं, तो 16.3 होगा ये। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में रिजल्ट शुड हैव सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज लीस्ट प्रिसाइज नंबर। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था? रिजल्ट शुड हैव सेम डेसिमल एज लीस्ट प्रिसाइज नंबर। जितने डेसिमल लीस्ट प्रिसाइज नंबर के पास होंगे उतने ही रिजल्ट्स में होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है? रिजल्ट शुड हैव सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज लीस्ट प्रिसाइज नंबर। इसका एग्जांपल हो गया 4.56 × 1.4। हम जनरली क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट 3 डिजिट जितना डिजिट आएगा लिख देंगे, बट एक्चुअली में ये क्या होना चाहिए? लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन है? 1.4 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमारा आंसर में भी 6.4 आंसर है, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर वे ऑफ ऑनेस्टली टेलिंग हाउ प्रिसाइज योर मेजरमेंट इज। ये फॉल्स सेंस ऑफ एक्यूरेसी से बचाता है, और जब कैलकुलेशन करते हैं तो एरर्स को ट्रैक करता है। अब हम देखेंगे प्लॉटिंग एंड ग्राफ। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में, और फिजिक्स ही नहीं, आप कोई भी साइंस के स्ट्रीम में जाओगे तो ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब डेटा मेजरमेंट करते हैं तो हम डेटा लेते हैं। मेजरमेंट हर साइंस डिसिप्लिन में होता है। मेजरमेंट्स का सेंस बनाने के लिए हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। ग्राफ से हमें ट्रेंड्स पता चलती है, कैसे बिहेव कर रही है, ज़्यादा हो रही है, कुछ बढ़ाने से बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब हम ग्राफ से ही पता करते हैं। अगर हमारे पास 1000 डेटा है, लाख डेटा है, मिलियंस डेटा है, तो हम सबको तो पढ़ के इंटरप्रेट नहीं कर सकते ना, तो ग्राफ के हेल्प से हम समझते हैं डेटा हमारा कैसा बिहेव कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल ग्राफ से। y = 0 एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जब आप स्टार्ट करोगे ग्राफ पढ़ना तो सबसे इजी वे होता है वैल्यू पुट करके देखना। आप वैल्यू पुट करके देखो, ग्राफ पे प्लॉट करो, आपको रिलेशनशिप दिख जाएगा, ट्रेंड दिख जाएगा। अब जब थोड़े यूज्ड टू हो जाओगे तो आप बिना वैल्यूज़ के भी आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है।
तो y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, y हमेशा के लिए 0 है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स क्या है, x है और y है, तो y मेरा हमेशा के लिए 0 है। तो ये कौन सा लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, x लाइन, क्योंकि इस लाइन पे y 0 है। y देखिए y की वैल्यू क्या है, 1 2 3 ऐसे है, नीचे में -1 -2 -3, x क्या है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो हमें दिया गया है y 0 है, y 0 है मतलब क्या हुआ, x की हम कोई भी वैल्यू ले y की वैल्यू 0 होगी, तो हमें ये लाइन मिल गई x एक्सिस, y 0 मतलब x एक्सिस। दूसरा y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 मतलब क्या हुआ, फिर से हम ग्राफ बनाते हैं। आप सब, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आप सबको तो पता होगा क्वाड्रेंट के बारे में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, इस साइड x की वैल्यू नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y नीचे नेगेटिव है। तो अब हमारा है y इज इक्वल टू 5 मतलब y की वैल्यू, x की हम कोई भी वैल्यू ले y हमेशा 5 रहेगा। तो ये क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस 5। अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू 0, इजी है प्लॉट करना। x 0 है मतलब हम x हमेशा 0 रहेगा, y की कोई भी वैल्यू ले तो y हमारा कहीं से कहीं भी रेंज कर सकता है, x 0 होगा, तो ये लाइन हो गई y एक्सिस। सेम वे x इज इक्वल टू 3 मतलब हम y की कोई भी वैल्यू ले x हमेशा 3 है, तो x हमेशा 3 है, और y तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये x इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा, पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस 3। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम समझे अगर y इज इक्वल टू k है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस k 0 है तो 0 डिस्टेंस पे, तो सीधे x एक्सिस हो गई। अब k की वैल्यू जो भी है, माइनस में तो माइनस साइड में, प्लस में तो प्लस साइड में, और x इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या हो गई, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस k। ये क्लियर है। अब हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइन, y इज इक्वल टू x। ये मैथ्स में, फिजिक्स में, फाइनेंस में, केमिस्ट्री में, हर जगह आपको काम आएगा। y इज इक्वल टू x, इसका मतलब हुआ, हमेशा ध्यान रहे कि x और y एक्सिस को लेबल कर देना है ग्राफ प्लॉट करने से पहले, और नंबर्स लेबल कर देना है। जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। उसी तरह माइनस में भी होगा, यहाँ हम बस पॉजिटिव साइन का देख रहे हैं, नेगेटिव का आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस और फ्रॉम y एक्सिस। ये लाइन है y इज इक्वल टू x की। तो ये सारा एग्जाम्पल्स लीनियर ग्राफ का है, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, कोई कर्व नहीं है इसमें, इसे लीनियर ग्राफ बोलते हैं, लीनियर प्लॉट बोलते हैं। इस प्लॉट पे कोई भी पॉइंट ऑफ लोगे तो जो x की वैल्यू होगी सेम y की वैल्यू होगी, अगर सही तरीके से ड्रॉ किया जाए तो। मेरा ड्राइंग थोड़ा बुरा है। एक्चुअल में y इज इक्वल टू x एक बिगर इक्वेशन का पार्ट है, बिगर फैमिली ऑफ लाइंस का पार्ट है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का, जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। हमारा लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसको प्लॉट करना है, इसे हम समझेंगे। इससे पहले हम दूसरे प्लॉट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसे वैल्यू पुट करके देखते हैं y और x को। x जब 0 है एक्स स्क्वायर भी 0 होगा, y 0, ये पॉइंट मिला हमें। x जब 1 है 1 स्क्वायर 1, ये लाइन मिला हमें। x जब 2 है y 4, 2 का 4, ये लाइन मिला हमें। इसे हम ज्वाइन करते हैं, ये ऐसा कुछ आया, तो ये लाइन थोड़ी कर्व आई। इसी प्लॉट पे अगर हम y इक्वल टू एक्स को प्लॉट करेंगे तो x 0 तो y भी 0, सेम चीज़ मिला। x 1 तो y भी 1, ये पॉइंट भी सेम है। तो आपको लगेगा दोनों तो सेम ग्राफ है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2,
ये 2 पे 2 मिल रहा है हमें, मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रही है, एक्स स्क्वायर ज़्यादा स्टीप हो रही है एक्स से, वाई इज इक्वल टू एक्स से जल्दी ऊपर जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसी तरह वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब करे तो 0 पे एक्स की वैल्यू 0 पे वाई 0, एक्स 1 पे वाई 1, यहाँ तो लगेगा आपको सेम जा रहा है, एक्स 2 पे वाई 8, ये और ज़्यादा स्टीप जाएगी, 2 पे 8 हो जाएगा, कहीं ऊपर होगा, ये और ज़्यादा स्टीप जाएगी। सबको हम अच्छे से समझते हैं, अच्छे से प्लॉट करके देखते हैं। तो एक वेबसाइट है डेस्मोस, DESMOS, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर बोलते हैं। यहाँ पे आप सारे प्लॉट देख सकते हैं अच्छे से। तो इस पर हम देखते हैं प्लॉट्स को। तो इसे देखो, y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री एंगल पे, 0 पे 0, 2 पे 2, 1 पे 1, 4 पे 4, जो भी वैल्यू आप लोगे आपको जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिलेगी वो वाई एक्सिस पे रहेगी वैल्यू। ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है। अब हम प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे देखो ये कैसा बिहेव कर रहा है, 0 पे 0, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे कितनी है, 2 पे वैल्यू 4 है, 3 पे कितनी है, 9 है, 4 पे 16 है। तो ये हमारी ज़्यादा स्टीप है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा है। इसे जूम इन करते हैं। अभी हम बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड है। तो 0 से 1 तक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे है और 1 के बाद वो ऊपर चला जाता है। तो 0 से 1 तक क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स ऊपर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे है। आप वैल्यूज पुट करके देख लो। अब ये 0.8 है हमारा, तो 0.8 पे y इज इक्वल टू एक्स क्या दे रहा है, 0.8 ही दे रहा है। तो 0.8 पे y इज इक्वल टू एक्स 0.8 दे रहा है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0.8 का स्क्वायर होगा, तो 0.64 होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स से तो कम है, y इज इक्वल टू एक्स 0.8 दे रहा था, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0.64 ही दे रहा है। उस तरह 0.9 पे भी कम देगा, 1 पे इक्वल हो गया। 1 से जैसे ही ऊपर होता है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तेजी से इंक्रीज करने लगता है। सेम वे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और ज़्यादा स्टीप है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से भी स्टीप है। ये ब्लू लाइन हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये ग्रीन लाइन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। लेकिन अब तीनों को कंपेयर करते हैं। 0 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स सबसे ऊपर है, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसके भी नीचे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। लेकिन 1 के बाद ये पासा पलट जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो सबसे स्टीप हो जाता है। सेम y इज इक्वल टू एक्स 4 के लिए भी करके देखते हैं। ये और स्टीप हो गया, ये वॉयलेट लाइन और ज़्यादा स्टीप है और ज़्यादा फास्ट रीच करेगी इन्फिनिटी। लेकिन 0 से 1 के बीच में ये सबसे नीचे है। तो हम क्या देखें, 0 to 1 y इज इक्वल टू एक्स टॉप पे है कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, किसी कोई भी पावर ले ले, और 1 के बाद y इज इक्वल टू एक्स बॉटम पे है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप वैल्यूज देख के आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब 1 से बड़ी नंबर होती है उसे स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, पावर 4 करते हैं, वो बहुत तेज़ी से भागती है। जैसे 2 to the power 3 8 है, 3 to the power 3 27 है। वही 0 से 1 के बीच में क्या होता है, ये वैल्यूज़ 1 से छोटी जो वैल्यू रहेगी, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू रहेगी उसे स्क्वायर करेंगे तो वो छोटी नंबर देगी। तो ये था रीज़न। अब हम मेन अपना इक्वेशन जो था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को पढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या है, y हमारा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, x x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, m और c क्या है, m को कहते हैं स्लोप, c को कहते हैं इंटरसेप्ट। इसका मतलब समझते हैं। ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है। पहले हम समझते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट 2 टाइप्स के होते हैं, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब होता है हमारा जो ग्राफ है, कोई भी प्लॉट है, वो y को कहाँ पे टच कर रही है, तो ये पॉइंट हो गई y इंटरसेप्ट। यहाँ पे जो y को जहाँ पे टच करेगी उसकी कोऑर्डिनेट्स y इंटरसेप्ट देती है, और x को जहाँ पे टच करती है उसकी कोऑर्डिनेट्स x इंटरसेप्ट देती है।
तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रही है, 0 पे, तो इसकी इंटरसेप्ट क्या हो गई, 0। हाँ, और यहाँ c जो है y इक्वल टू mx प्लस सी में, ये c है हमारा y इंटरसेप्ट। फॉर्मूला में x इंटरसेप्ट नहीं आता, y इंटरसेप्ट ही आता है। y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो c इक्वल टू 0 हो गई। अब m क्या है, m को कहते हैं स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, कितना टिल्टेड है, कितना स्लोप है। जैसे हम कहते हैं ना, ये हिल के स्लोप बहुत ज़्यादा है, मतलब कितना एंगल बना रहा है वो x एक्सिस से, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसके टेन थीटा को स्लोप कहते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ये लाइन जो है ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो टेन 45 इज इक्वल टू 1। इसीलिए हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब था एक्चुअली में y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0। ये हमारा इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट 0, ये हमारा स्लोप था 1045, ये 1 हो गया। कोई दूसरी प्लॉट हमें मिल जाए, मान लो ऐसा लाइन है, इसका हमें इक्वेशन लिखने को बोला जाएगा। हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू m की पोजीशन x प्लस c क्या है, y इंटरसेप्ट है, तो ये वैल्यू मान लो, ये वैल्यू 4 है, तो ये 4 हो गई। और स्लोप क्या होगा, x एक्सिस से जो पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बन रही है थीटा, तो 10 उसकी टेन थीटा, इसको स्लोप कहते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर लाइन हमारा कर्व है, अगर लाइन हमारा ऐसा है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, आगे आप मैथ्स में पढ़ोगे। स्लोप मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको सिंबल देखा होगा, dy बाई डी एक्स होता है, तो चेंज इन y बाय चेंज इन x, सेम चीज़ है भाई। चेंज इन y ये वाला पार्ट बाय चेंज इन x, टेन थीटा p बाई b। टेन थीटा क्या होती है, p बाई b परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। तो y में कितना चेंज हो रहा है, बाय x में कितना चेंज हो रहा है, उसी को स्लोप कहते हैं। तो dy बाई डी एक्स भी वही चीज़ है, डेल्टा y बाय डेल्टा x है, इक्वल टू टेन थीटा है। तो इस पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालने कहा जाएगा, तो हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये वर्टिकल लाइन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी स्लोप हो गई, ये हो गई डेल्टा y, ये हो गई डेल्टा x। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। या हम जब हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और वहाँ पे y और x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका बोलेगा स्लोप एट x इज इक्वल टू 2 निकालना है। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 4 आ गया स्लोप हमारा। तो ये था स्लोप निकालने का तरीका, और इंटरसेप्ट आपने देख ही लिया। एक और ग्राफ हम देख लेते हैं, लास्ट ग्राफ हमारा आज का, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका हाइपरबोलिक बोलते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसे ही पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे, पैराबोलिक बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। y इज इक्वल टू एक्स हाइपरबोलिक, ये ऐसा होता है, वैल्यू पुट करके देख लो। जब x का वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी की ओर जाएगी। जब x इन्फिनिटी है तो y 0, x 1 है तो y 1, तो ये ऐसा होगा, कुछ इस तरह बिहेव करेगी ग्राफ। ये है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये ना x एक्सिस को टच करती है ना y एक्सिस को टच करती है, मतलब इन्फिनिटी पे टच करने की ओर जाती है, y एक्सिस पे भी x एक्सिस पे भी। ये था हाइपरबोलिक ग्राफ। तो ऐसे फिजिसिस्ट जब भी आपको एक्सपेरिमेंट मिले, पहले प्लॉट बनाओ तब दिमाग लगाओ, क्योंकि प्लॉट से आपको बहुत कुछ आंसर मिल जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसीलिए मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बोल चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन मिले तो पहले उसका ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने से अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है।